नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, 5 लोग हैं और हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले मैं उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ राहुल वर्मा हैं। राहुल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से जुड़े हैं और आपको पता है कि बिहार में जातिवार जनगणना जारी हुई है। उससे लेकर बहुत सारी सवाल हैं, चर्चाएं चल रही हैं। तो हम राहुल से थोड़ा सा इसके बहुत बारीकियों में जाकर समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीईओ और न्यूज़ लॉन्ड्री के करता धरता आप लोगों ने देखा है अलग अलग मौक़ों पर, अभिनंदन सेखरी आज फिर से स्वागत है। अभिनंदन आपका। थैंक यू। हालांकि हमारे न्यूजीलैंड के करता धरता ना मैं हूँ ना आप, हमारे न्यूजीलैंड करता धरता है हमारे सब्सक्राइबर्स। आपकी वजह से हम कर सकते हैं जो करते हैं आज के ज़माने में, जब कोई कुछ कर नहीं पा रहा योगी जी या मोदी जी के ऐड के बिना। हाँ, तो सब्सक्राइबर्स हमारे करता धरता है, हम आपके एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक बात। तो और इसके अलावा हमारे साथ हृदय जोशी हमेशा की तरह, आपको पता है न्यूज़ लॉन्ड्री पर आप उनके रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं। स्वागत है आपका भी हृदय। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ ही विकास जांगला। विकास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। इस बार की चर्चा शुरू करने से पहले कुछ एक बहुत ज़रूरी जानकारियां हैं जिन्हें मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूं। एक तो न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी को लेकर एक जानकारी है और वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों से साझा करना। मैं आप लोगों के सामने एक थोड़ा सा जियोग्राफिकल आइडिया देना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं या किस तरह का काम करना चाहते हैं। बीते 2-3 महीनों 4 महीनों के अंदर देखें अगर आप, तो न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर आपको मणिपुर में मिलेंगे, न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर आपको गुजरात में मिलेंगे, न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर आपको हिमाचल प्रदेश के सुदूर इलाके में मिलेंगे, न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर आपको पुरोला उत्तराखंड के बहुत सुदूर इलाकों में मौजूद मिलेंगे। ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं, ये न्यूज़ लॉन्ड्री की ताकत हैं जो हम करना चाहते हैं। हम लोगों को वो खबरें पहुंचाना चाहते हैं जहां से आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत रुचि नहीं बची है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी की टीम इस दिशा में बहुत कोशिश कर रही है कि किस तरह से हम रिपोर्टिंग, जो कि पत्रकारिता की ताकत है, उसको लाएं, फिर से मेन स्ट्रीम में उसको शामिल करें, खासकर जब डिजिटल का मीडिया की वो बढ़ रही है दायरा। तो एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है हमने और हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है क्योंकि हमने जैसा अभिनंदन ने बताया कि हमारे करता धरता वो हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। और हिंदी के बारे में खासकर एक किस्म की एक धारणा है, एक सोच है कि हिंदी का जो बड़ा एक वर्ग है, पाठक है, जो दर्शक है, वो ख़बरों के लिए खर्च नहीं करता उस तरह से। हालांकि इसमें मेरी राय थोड़ी सी अलग है और मैंने अलग अलग मौक़ों पर उसको बताया भी है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी के दर्शकों के लिए और न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी खासकर एक पूरा विशेष सब्सक्रिप्शन का अभियान चला रहा है। और ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं चर्चा, बहुत जल्द ये पेवॉल के पीछे होगा, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होगा। जो कैंपेन है, जो नए ऑफ़र हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, नए सब्सक्रिप्शन के, उनके बारे में मैं बता दूं। 3 महीने और 6 महीने के जो आमतौर पर सब्सक्रिप्शन की पैकेज है, वो 3 महीने का पहले 1000 के आसपास 999 रुपये का था। वो इस नए पैकेज के तहत आपको 499 रुपये में उपलब्ध है। और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो कि 1800 रुपये का था, वो 999 रुपये में उपलब्ध है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए हिंदी के, न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी के सब्सक्राइबर्स के लिए है। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि हम बहुत दूर दूर तक बैठे उन खबरों को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया के उससे दूर है। इसके लिए हमें आपके समर्थन की, मदद की, सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। खासकर न्यूज़ हिंदी में, हिंदी का एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, पाठक वर्ग है। तो उससे हमें उम्मीद है और हमने एक टारगेट, एक लक्ष्य बनाया है। इस महीने का हमारा लक्ष्य है कि कम से कम न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर 800 के आसपास हम नए सब्सक्राइबर्स बनाएं। वो सब्सक्राइबर्स जो हमें इन खबरों को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकें। उम्मीद है हम ये लक्ष्य पूरा करने में कामयाब होंगे। एक और छोटी सी जानकारी है जो कि मैं चाहूँगा अभिनंदन आप साझा करें। मीडिया रंबल है 21 अक्टूबर से। जी हाँ। क्या है, कैसे, थोड़ा सा उसको बारे में अगर आप बता पाएँ। तो मीडिया रंबल हमारा सालाना जो एक बड़ा इवेंट होता है मीडिया को लेकर। कई स्पीकर्स आते हैं, कई पैनल होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं,
फिल्म निर्देशक होते हैं, एक्टर होते हैं। इस बार नीरज घेवान मसान के डायरेक्टर, और हेवन, वो कौन सा सीरीज़ है, ड्रम्स ऑफ मेड इन हेवन, हेवन। मेड इन हेवन। ड्रम्स ऑफ हेवन तो डिश होती है, चिकन डिश, सॉरी। मेड इन हेवन सीरीज़ है, वो बहुत ज़बरदस्त फिल्म मेकर्स हैं। पॉलिटिकल कमेंट्री काफ़ी होती है उनकी फिल्म में, वो होंगे। काफ़ी स्पीकर्स आ रहे हैं, तमिलनाडु, बेंगलोर से धन्या आ रही हैं, निधि राजदान भी होंगी वहाँ पर। तो करीब 40 स्पीकर होंगे, करीब 10 सेशन होंगे। ये बीकानेर हाउस में होगा दिल्ली में, और ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ओपन है। सीटिंग कैपेसिटी करीब 150-200 होगी। तो यदि आप अटेंड करना चाहें तो आप mediarumble.com पर जाकर रजिस्टर कर लें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि 400-500 लोग आ जाएं और वहाँ जगह सिर्फ 200 लोगों की हो। तो आप कई सेशंस अटेंड करेंगे। आप में से कई सैकड़ों लोग पिछले 6 साल में आए हमारे मीडिया रंबल में, तो आप तो जानते ही हैं ये क्या है। तो mediarumble.com पे जाके हमारा पूरा लिस्ट ऑफ स्पीकर्स देखिए और ज़रूर आइएगा। ये अच्छा अवसर होता है, आप हमसे मिलकर भी हमें आप बता सकते हैं कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो आपकी एडवाइस और इनपुट्स भी बहुत वन ऑन वन मिलती हैं इस दौरान। देश विदेश से तमाम लोग आते हैं, विदेशी तमाम जर्नलिस्ट जिनको आपने पिछले 1 साल के अंदर में कुछ अच्छा करते हुए पाया है, उनको भी हम यहाँ पर बुलाते हैं। और इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी क्या है, मीडिया लैंडस्केप में बदलाव किस तरह से आ रहे हैं, नए वर्कशॉप क्या हैं, नई फिल्में क्या हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। तो मीडिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव वो पूरा एक मिलता है एक जगह पर आपको। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जरूर सॉरी, और विचार कर अगर आप सकते हैं। जर्नलिस्ट हैं और अगर आप क्लाइमेट और पर्यावरण पर जर्नलिज्म करना चाहते हैं, तो हमारे हृदय जोशी एक वर्कशॉप खास वहाँ पर कंडक्ट करेंगे। आपने इनकी डॉक्यूमेंट्री तो देखी हैं हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री पर, जो आप ही के पैसे से बनती हैं। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ऐसा, क्योंकि और कोई स्पॉन्सर, कोई बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट तो एनवायरनमेंट जर्नलिज्म कराएगा नहीं, क्योंकि वो तो खोदने में लगे मैं हुए हैं। तो बड़े फख्र से कहता हूँ लोगों से कि जो मैं इन्वायरमेंट पे कर पाता हूँ, सब्सक्रिप्शन ड्रिवन कर पाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने अभी जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो हमारी हिमाचल सीरीज़ के बारे में मुझसे कहा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं न्यूज़ लॉन्ड्री में आया हूँ अभी या मेरी स्टोरीज थी, लेकिन अमेजिंगली लोगों ने उनको बड़े क्लोजली देखा, क्योंकि हमने टेक्स्ट भी किया, वीडियो भी किया। मेरे अलावा भी वहाँ पर मैं देख रहा था कि एक अलग से एक सेशन भी है जिसमें क्लाइमेट बीट पर निधि राजदान मॉडरेट कर रही हैं, और जो रिपोर्टर्स आपने बुलाए हैं, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। वो लोग हैं जो बहुत नए हैं और उस उम्र में वो जो कर रहे हैं। वन ऑफ देम एंड टू ऑफ देम आई कैन से we couldn't even think हमारे लिए टाइगर was the all environment now हाँ, now environment beat has become very technical। जैसे क्रिकेट की कमेंट्री एक ज़माने में होती थी हिंदी की कि हिरणों की तरह दौड़ते हैं, हम कहते थे, वहीं तक सीमित थी। नाउ क्रिकेट की कमेंट्री जो मतलब होती है उस वो समय बहुत ही क्रिकेट की कमेंट्री टेक्निकल ये है। थी कि एडजेक्टिव के बीच में कुछ काम की बातें घुसा दी हाँ जाए। हाँ तो आप ज़रूर आइएगा। और ये अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं और ये अटेंड करना चाहते हैं सेशन, वन ऑफ द बेस्ट एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट इन इंडिया वो कंडक्ट करेंगे, तो ज़रूर आप मीडिया रंबल का हिस्सा बनिएगा। ठीक बात। तो ये तो एक मुख्तसर सा आज की बातचीत रही, और जो हमारे आने वाले प्रोग्राम हैं, योजनाएं हैं, उसके बारे में मैंने बताया। जो इस हफ्ते की सुर्खियां हैं, मैं चाहूँगा विकास आप जल्दी से सुर्खियां और हेडलाइंस पढ़ दें, फिर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जी जी। तो अब पहली सुर्खी तो जैसा कि हम जानते हैं, जिस पर हमारी आज बातचीत भी होने वाली है, तो बिहार का कास्ट सर्वे का डेटा है। बिहार का कास्ट सर्वे डेटा आ गया है, और उसके मुताबिक बिहार की जनसंख्या करीब 13.7 करोड़ है, और जिसमें से 36% जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, और 27% यानी 3-3.5 करोड़ के आसपास बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो इस हिसाब से टोटल 63% जो है बड़ा हिस्सा बैकवर्ड क्लासेस का है। तो पहली सुर्खी यही है। और इसके बाद इस हफ्ते एक जो बड़ी सुर्खी वो थी न्यूज़ क्लिक पर जो रेड हुई है, न्यूज़ क्लिक पर जो छापेमारी हुई उनसे जुड़े लोगों से, या जो उनसे नहीं भी जुड़े रहे हैं हाँ, उनसे भी जिस तरीके से उनको लपेटे में लिया गया है। तो दूसरी सुर्खी वो है, और उसमें भी फिर कई सारी चीज़ें हुई हैं। गिरफ्तारी भी है, 7 दिन का अरेस्ट भी है, और रिमांड, हाँ 7 दिन की पुलिस कस्टडी है। साथ ही कल कोर्ट का दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश भी है कि FIR की कॉपी आप दीजिए, पुरकायस्त और न्यूज़ क्लिक को, सॉरी। और साथ ही इसके बीच जो प्रोटेस्ट हुआ है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पे, उस पर भी मुझे लगता है हम बातचीत करेंगे ही। और तीसरी सुर्खी हमारी जो है सिक्किम में जो इस बार फ्लड आई हैं, जिसके बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने पहले चेताया भी था 2 साल पहले करीब, आई थिंक। तो बादल फटने से ये घटना हुई, और इसकी वजह से अब तक सैकड़ों लोग गायब हैं, और
करीब तक की जो डाटा है डाटा 38 के खिलाफ। हृदय आपके पास मौत कुछ का और आंकड़ा जो है जानकारी? वो अभी 19 है कहीं जगह। तो 102 लोगों के जो ऑफिशियल कल फिगर उन्होंने दी थी उनके स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने, 102 लोग गायब हैं। और हम काफ़ी एहतियात के साथ कहना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बची हो, पर अभी तक का मैंने 15 साल का रिकॉर्ड देखा है, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं जो मिसिंग आर मोस्टली दे आर गॉन। क्योंकि अभी भी जो फिगर कही जाती है जोशीमठ में जो हुआ था, जो न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए मैंने कवर किया था 2021 में, उसमें अभी भी ये कहते हैं कि मरों की जो लोग की जान गई उनकी संख्या बहुत कम बताते हैं, कहते हैं 200 मिसिंग, बट देयर मिसिंग विल नेवर कम बैक। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से लोग बचें। इसमें अभिनंदन एक महत्वपूर्ण बात यह है, आपने कहा क्लाइमेट जो हमारी ट्रेनिंग होनी है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट बात लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आज की डेट में जो तेज़ी से साइंटिफिक हमारे पास प्रूफ हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मल्टीपल और कई जगह मैनीफोल्ड प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। एक इसमें से प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं, और जो बहुत अब साइंटिस्ट ध्यान दे रहे हैं जिस पे अलग अलग मोर्चों पर, वो है ग्लॉफ जो है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जो केदारनाथ हुआ था, केदारनाथ भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड वन ऑफ द फैक्टर्स था। और उस ट्रैक तक मैंने चौराबाड़ी लेक जो फटी थी चौराबाड़ी ग्लेशियर पे, वहाँ तक मैंने ट्रैक करके देखा था। तो ये लेक्स क्या होती हैं कि गर्मियों में इतनी गर्मी हो जाती है कि इनका एरिया बढ़ने लगता है, और वो उनकी इम्बैंकमेंट्स जो हैं वो मोरेन होता है, तो उनमें बहुत प्रेशर होता है। अचानक अगर उस समय ऊपर से कुछ चीज़ गिर जाए उन पे, तो वो जो कि चौराबाड़ी लेक में हुआ था, इसका तो अभी पता चलेगा हमें जब इसकी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी, तो वो एम्बैंकमेंट को तोड़ देती है और मिलियंस ऑफ लीटर, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर मिनट मिलियंस ऑफ लीटर पानी केदारनाथ में उस वक्त उस नदी में आ गया था, मंदाकिनी में। तो यहाँ पर भी ये हुआ। तो महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि आज 7,500 ग्लेशियर जिसका आपने कहा कि वार्निंग दी थी आईसीमोट की अपने और इन संस्थानों, 7,500 ऐसी ग्लेशियर लेक्स हैं हिमालयी इलाकों में। हिमालयी इलाके में 10,000 ग्लेशियर हैं, 7,500 ग्लेशियर लेक हैं। और 2009 से लेके 2023 में आज हम हैं, तो कितने 14 साल में करीब, इन में से कुछ लेक्स ऐसी हैं, अराउंड 3 दर्जन से ज़्यादा लेक ऐसी हैं जिनका एरिया 40% बढ़ गया है। सो वी नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो जब हम देखते हैं कि तटीय इलाकों में हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है और लोगों की जान बच जाती है, लेकिन हिमालयी इलाकों में, हिमालयन इलाकों में अभी भी एक बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत है, जिसका जिक्र हमने हिमाचल रिपोर्टिंग में भी की थी। इसमें जो आप बता रहे हैं, आज एक इसरो की सैटेलाइट इमेजिंग है, इमेज आई है, और उस जिस ग्लेशियर लेक की बात करें ऊपर, वो बन रहा था पिछले करीब 2 दशक से निर्मित हो रहा था, और उसकी इमेज आई जो एक्चुअल अब बची है क्लाउड बर्स्ट के बाद, वो ऑलमोस्ट 10% साइज बचा है जो इससे पहले फटने से पहले की साइज थी। तो इतना बड़ा लेक बन गया था वहाँ पर, लेकिन इस बीच में कोई वार्निंग सिस्टम, कहीं कुछ जानकारी जबकि नहीं सिक्किम है का कि- रिकॉर्ड है, सिक्किम ने इन लेक्स का जब बनते हैं तो इनका डिजास्टर मैनेजमेंट इस तरह से होता है कि इनको डिफ्यूज़ किया जाता है, यानी आप इनको पानी को निकाला जाता है धीरे धीरे। उन्होंने कई लेक्स को फटने से बचाया है, सिक्किम में ऐसी घटनाएं हैं। लेकिन इस लेक का कैसे हो गया, और जो लोनाक लेक है जिसका जिक्र अतुल कर रहे हैं, और उसके नीचे जो इनका तिस्ता 3 जो प्रोजेक्ट है, वो कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। यही सवाल है जो फिर अगेन हमारी स्टोरी अगर जाके लोग पढ़ेंगे तो वहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट, 1200 मेगावाट के प्रोजेक्ट का मतलब बहुत कुछ होता है। एनी प्रोजेक्ट विच इज़ बिगर देन 2 मेगावाट हैज़ ह्यूज इम्प्लीकेशंस क्लाइमेट पर, और ये 1200 मेगावाट का है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस ऊंचाई पे है, तो नेचुरली अब उसके लिए हमें उतनी ही उसी लेवल की प्रिकॉशंस भी चाहिए। ठीक बात, बाकी हेडलाइन भी जी, देख अगली लेते हैं। सुर्खी पर बढ़ते हैं। अगली जो दिल्ली आबकारी नीति का मामला जो चल रहा है, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें मनीष सिसोदिया की तरफ से जो सुनवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि एजेंसी से कि आप ये कैसे साबित करेंगे कि पैसे का लेन देन हुआ है नहीं, मनी ट्रेल कहाँ है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका ये केस टिकेगा नहीं। और इसके साथ ही पीएमएलए केस जो बनाने की बात है जी, कि मनी ED लॉन्ड्रिंग का बनाएगा। केस। साथ में ये भी पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने कि फिर पार्टी को आप क्यों नहीं पार्टी बना रहे हैं इसमें, अगर आप कह रहे हैं कि पूरी पार्टी ने फंड ले लिया है तो। और इसी से जुड़ी इसमें एक स्पेसिफिक बात है जो मैं बताना चाहूँगा कि मनीष सिसोदिया के स्पेसिफिक मामले में उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के साथ कोई लेन देन स्टैब्लिश अब तक नहीं कर पाए आप, तो उनके खिलाफ कोई उस तरह का पीएमएलए केस बनता ही नहीं है, या फिर आप दीजिए कोई ऐसा एविडेंस, नहीं तो वरना ये केस बन नहीं रहा है। जी बिल्कुल। तो ये ईडी के लिए एक तरह का बड़ा सेटबैक है सुप्रीम कोर्ट के आज के कल के उसमें। और आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक और सुर्खी है संजय सिंह की, जिनकी गिरफ्तारी हुई कल, उनको भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है, उस पर भी मुझे लगता है हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एक और सुर्खी बस ये है कि भारत एशियन गेम्स में अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इस बार किया है भारत ने, और
अब तक 87 मेडल भारत के खाते में है, जिसमें से 21 गोल्ड मेडल है। और ये अभी बढ़ेगा, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी ऐसी स्पर्धाएं हैं जिसमें कि भारत का परफॉर्मेंस होना बाकी है, जिसमें बॉक्सिंग और रेसलिंग दो महत्वपूर्ण खेल हैं। तो उसमें उम्मीद है कि भारत वहाँ से भी मेडल लेकर आएगा। ये एक सुर्खी है। कोई ना कोई जरूर कहेगा धन्यवाद मोदी जी इसके लिए। नहीं, वो गांधी जयंती थी, बापू मेरे हीरो हैं, और अतुल के हाँ। भी। मैंने देखा गांधी जयंती पर एक ऐड आया था, गांधी जयंती की मुबारक देश को, वहाँ मोदी जी की बड़ी सी फोटो गांधी, और किसी ने ट्वीट किया था, गांधी जी की फोटो ढूंढ के बताओ, तो he's the winner। तो मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था ऊपर टॉप पे ना, जहाँ गांधी छोटा जयंती सा। 20 छोटा सा एक वहाँ पर था। हाँ, फोटो लगी हुई थी। तो ये तो बहुत भयानक वायरल भी हुआ कि गांधी जी को खोज के दिखाएं, और उस दिन गांधी स्मृति में भी वो पोस्टर लगा हुआ था जिसमें बहुत बड़ा सा मोदी जी हंस रहे थे और छोटे से गांधी। तो लोग को सबका यही था कि महात्मा कौन। तो जो बिहार में आरक्षण का जातिवार जनगणना का मामला है, और उसके जोड़कर अब आरक्षण की भी बात उठाई जा रही है। मैं इसको थोड़ा सा सबसे पहले राहुल इसको समझना चाह रहा हूँ कि जो आंकड़े आए हैं उसमें जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट हैं बिहार में, उनकी आबादी करीब 36% बताई गई है, 27% बैकवर्ड क्लास है, और 15.52%, 15.5% के आसपास सवर्ण लोगों की संख्या है। और करीब जो जनजातियां हैं, आदिवासियों की संख्या 1.7% के आसपास है। और तो ये जो संख्या है, इसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है कि अब इस आधार पर राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। पहला सवाल मेरा यहाँ से शुरू होता है कि जो 90 के दशक में जो मंडल लागू होने के बाद जिस राजनीति का उदय हुआ था, और जिसमें हमने बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में नए नए पॉलिटिकल क्षत्रप उभरते हुए देखे थे, उसमें पिछले 20-30 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी डेंट किया था। उनके अपने ओबीसी लीडर्स की एक पूरी गैलेक्सी उन्होंने तैयार की थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान से लेके, उमा भारती से लेके, नरेंद्र मोदी से लेके, लीडरशिप के लेवल पर, और एक लार्जर जो हिंदू का अम्ब्रेला था, उसमें बहुत सारे ओबीसी और दलितों को जोड़ने में बीजेपी कामयाब रही थी। क्या वहाँ पर इसका रिवर्स, अब इस आंकड़े के बाद एक रिवर्स वो तैयार हो सकता है, और बीजेपी को वो जो लार्जर एक हिंदू अम्ब्रेला बन गया था जिसमें ओबीसी और दलित जातियां बड़ी संख्या में, और खासकर यूपी बिहार के चुनावी नतीजों के बाद तो हम ये कह ही सकते हैं कि उसमें वो सारी जातियां शामिल हो गई थी, अब क्या वो फिर से अपनी पहचान की तरफ वापस लौटेंगे और अपने उन हकों के लिए, जो संसाधनों के लिए जो सरकार स्टेट के रिसोर्सेज हैं, उस पर उस तरह से असर्ट करेंगे जैसा कि मंडल के बाद शुरू हुआ था? अतुल, अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। मतलब जिस दिन आंकड़े आए उसके बाद काफी लोग हाइपरबोलिक हो गए और उन्हें लगा कि अभी एक नया मंडल मूवमेंट शुरू हो गया है। हुआ है या नहीं हुआ है, ये थोड़े दिनों में पता चलेगा। और मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि जो आंकड़े अभी रिलीज हुए हैं वो कोई बहुत ही हतप्रभ या सरप्राइजिंग आंकड़े नहीं है। अगर आप भारतीय राजनीति या उसका जो सामाजिक संरचना है उस पर ध्यान रखते हैं, तो मतलब कि ओबीसी जो, चाहे उसको ईबीसी जब जोड़ दें, वो 50-55% के आसपास है, और आपको वही नंबर्स आते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप 1931 में जब लास्ट टाइम कास्ट सेंसस हुआ था और आज के हिसाब से उसे कंपेयर करते हैं, तो जो सवर्ण जातियां हैं उनका प्रोपोर्शन थोड़ा घटा है, और जो बैकवर्ड कास्ट है उनका प्रोपोर्शन थोड़ा बढ़ा है। बट ओवरऑल ये जो पॉपुलेशन जिस तरह से ट्रेजेक्टरी रहती है उसमें फिट बैठता है। तो क्या ये राजनीति को बदल सकता है? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इस सवाल पे किस तरह का मोबिलाइजेशन करती हैं। मुझे नहीं पता है, और ये बिल्कुल हो सकता है कि ये एक मंडल 3 हो, या ये भी हो सकता है कि ये थोड़े दिनों का शिगुफा हो और फिर इसके बाद फुस हो जाए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब अगले कदम, चाहे वो विपक्ष की तरफ से क्या होने वाले हैं या सरकार की तरफ से क्या होने वाले हैं, ये भी क्लियर नहीं है। जैसे आपने, राहुल गांधी ने बोला कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी, ये कांशीराम का पुराना जो वक्तव्य हुआ करता था उसका इस्तेमाल करा। शायद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उत्साहित है कर्नाटक में जिस तरह से लोअर कास्ट और लोअर क्लास ने पार्टी को वोट करा, और उन्हें लग रहा है कि वो इस तरह की पॉलिटिक्स कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 मुश्किलें हैं। पहली मुश्किल ये है कि उत्तर भारत में कांग्रेस को कभी ओबीसी का सपोर्ट रहा ही नहीं।
हाँ। मतलब जो कांग्रेस ने राजनीति करी है उसमें ओबीसी कभी भूमिका में थे ही नहीं। तो अचानक से आप कुछ बातें करके अगर आपको लगता है कि आप राजनीति पलट देंगे तो ऐसे नहीं होता है। कांग्रेस ने 2006 में, जिसे हम मंडल 2 कहते हैं, अर्जुन सिंह जब एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में, हायर एजुकेशन के फील्ड में रिजर्वेशन ओबीसी के लिए बढ़ाया था, पर उसका कोई बहुत दूरगामी परिणाम नहीं हुए कांग्रेस पार्टी के लिए। हम्म। तो अब दोबारा से बात करके अगर ऐसा लगता है कि चीजें उनके पक्ष में आ जाएंगी तो मुझे नहीं पता है। दूसरा देखिए, बिहार में ये जो पॉलिटिक्स चल रही है वो आरजेडी और जेडीयू कंबाइन के लिए शायद ठीक है, क्योंकि आरजेडी अपर ओबीसीज यादव को मोबिलाइज करती है और जेडीयू के पास कुर्मी और ईबीसीज का वोट है, तो एक उनके पास अच्छा कॉम्बिनेशन है। पर अगर जिस दिन इस आंकड़ों के साथ साथ में ये बातें पता चलेंगी कि किस जातियों के पास क्या आर्थिक उनकी स्थिति है और क्या शैक्षिक स्थिति है, विद इन ओबीसी एक नई पॉलिटिक्स शुरू हो सकती है। जो 90 का दौर था वो बहुजन पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स, एक बड़े वर्ग का राजनीति था। 2005-2006 आते आते उस राजनीति के अंदर एक बिखराव या एक लड़ाई शुरू हो गई कि कुछ जातियों ने ही उनको फायदा मिला है। चाहे वो ओबीसी के अंदर यादव और कुर्मी या ऐसी जातियों की बात करे जाए, या फिर दलितों के अंदर जाटवों की बात की जाए, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद राजनीति करी है वो ओबीसी के अंदर नॉन यादव ओबीसी की मोबिलाइजेशन की है और दलित के अंदर नॉन जाटो मोबिलाइजेशन की है। तो अभी भी बीजेपी के पास एक कार्ड है, जो कि जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है, शायद वो ओबीसी के अंदर चाहे ओबीसी रिजर्वेशन को बाइफकेट करने की बात कर सकते हैं या ट्राइफकेट करने की बात कर सकते हैं, और वो इस पॉलिटिक्स को भी प्ले कर सकते हैं। तो ये सोचना होगा कि क्या जब ये बात आगे बढ़ेगी तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत आसानी से पूरे ओबीसी को मोबिलाइज कर पाएगी? मुझे नहीं लगता है। बसपा का डिक्लाइन हो रहा है, अगर वो वहां पे दलित पॉलिटिक्स का दोबारा से कुछ शिगुफा छोड़ती है तो किस तरह की राजनीति, किस करवट राजनीति बैठेगी हमें नहीं पता। तो मोटी मोटी बात यह है कि हाँ, एक नई पॉलिटिक्स का अंदेशा है, पर वो किस करवट बैठेगा हमें नहीं पता है, उसके साथ क्या क्या डिमांड्स आएंगे हमें नहीं पता है। हमें ये भी नहीं पता है कि इसको किससे फायदा होगा, किससे नुकसान होगा। ठीक बात है राहुल। आप बेसिकली जो बात आपकी बातचीत से जो बात मुझे समझ में आई कि अभी बहुत जल्दी है किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, लेकिन निष्कर्ष पर ना भी पहुंचे हम, ये एक खासकर जो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की राजनीति आई है, जो बहुत एक्सट्रीम अग्रेसिव हिंदुत्व वाली पूरी राजनीति रही और जिसका एक बुरा जिसको कहें कि आपके मानस पर एक बड़े स्तर पर असर रहा है, उसमें इस तरह की के जो आंकड़े हैं या इस तरह का कोई जो सर्वे है उसका एक दूरगामी असर, क्योंकि 1931 के बाद से कभी जातिवार जनगणना नहीं हुई, और जो ये बिहार के अगर हम इसको माने कि एक लक्षण के तौर पर देखें तो इसने बहुत 31 के अब तक के बीच में बड़ा अंतर दिखा रही है। तो ये फुस तो नहीं होने जा रही, एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर ये तब तक बनी रहेगी जब तक कि, ये मेरा अपना आकलन है कि जब तक कि इसमें इसको लेकर कोई बात आगे नहीं बढ़ती है। और इस पर बाकी कांग्रेस पार्टी का जिक्र जो राहुल कर रहे थे उसमें एक चीज़ ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी आज इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि वो उसका जो स्टैंस है ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर वो मजबूरी का कहा जा सकता है, लेकिन बाकी जो समाजवादी दल हैं, पार्टियां हैं, जो जनता दल ब्लॉक है, वो इसको इस तरह से फुस नहीं होने देगा, कम से कम कमिटमेंट के लेवल पर। हृदय आप नहीं, लेकिन जो राहुल ने बात की उसको और इजी और सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है। जो वो कह रहे हैं वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि जो कंपटीशन विद इन दीज कास्ट जो हुआ उसको लेकर, जैसे चाहे वो राजस्थान में कुछ हद तक मीणाओं के लिए भी बात कही जा सकती है, जो यादवों के लिए बिहार और यूपी में कही जाती है, क्योंकि इनको एम्पावर किया। और जब कांग्रेस ने, ये सही बात है जो उन्होंने बताई कि 2006 में जब अर्जुन सिंह वो रिजर्वेशन लेकर आए तो उस वक्त जब हम कवर करते थे तो कौन से मंत्री थे जो कांग्रेस के भीतर उसके समर्थक नहीं थे? हंसराज भारद्वाज उसमें सबसे मुखर आवाज थे, जो कानून मंत्री हुआ करते थे उसमें। हंसराज भारद्वाज
भारद्वाज ये कहते थे कि भैया हमारे बच्चे, हम वो जब बातचीत कर हमारे बच्चों का क्या दोष है, यानी अपर कास्ट जो बच्चों की बात है। दूसरा, कपिल सिब्बल को उनको बता के फिर एजुकेशन मिनिस्टर कपिल सिब्बल को बनाया गया। 2009 में जो कांग्रेस की जीत थी और जो इतनी मजबूत तरीके से वो आगे बढ़ी थी, वो जीत थी उनका जो एनएसी बनाने के बाद उन्होंने जो पॉलिसीज मनरेगा जैसी लागू करी, प्रो पीपल पॉलिटिक्स, प्रो पीपल प्रो पुअर पुअर, तो वो कंसोलिडेशन हुआ था और एक एस्पिरेशनल जो मिडिल क्लास था जिसमें सभी कास्ट के लोग रहे होंगे। अभी कांग्रेस की स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ में? वो इसलिए अपने आप को बेहतर महसूस करती है, इसलिए नहीं कि कोई बहुत अच्छी वहाँ गवर्नेंस हुई है, इसलिए कि उनके पास एक स्ट्रांग ओबीसी लीडर है वहाँ पर, है ना। जो लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स की जब बात होगी ना, तो इंडिया अलायंस को ये देखना होगा कि वो उनको एक सेंस देना होगा। इसलिए जो बार बार कहा जाता है कि खड़गे साहब वहाँ पर हैं, तो किसी समय ऐसा हो सकता है कि उनको क्या, क्योंकि आपको अगर कास्ट पॉलिटिक्स को मोबाइलाइज करना है तो नरेंद्र मोदी विल गो, वो तो जाके बार बार ये कहेंगे ना हर जगह कि मैं ओबीसी हूँ, मेरे से ये लोग परेशान हो रहे हैं, एक पिछड़े को नहीं देखना चाहते, जो लगातार कह ही रहे हैं उनकी पार्टी के लोग भी। तो ये पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसीलिए राहुल ने जो बात कही कि हमें अभी देखना होगा कि ये कितना, क्योंकि अगर यूपी के हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि अगर दलित को मौका मिलता है कि उसे बीजेपी के साथ जाना है या समाजवादी पार्टी के साथ जाना है, और न्यूज़ लॉन्ड्री में आप लोगों ने जो आप घूम के कार्यक्रम करते हैं उसमें स्पष्ट तौर पर ये बताया था कि यादवों का कुछ जो एक चरित्र है, जो हाई हैंडेडनेस है उनकी, उसको देखते हुए दलित मौका ढूंढ के बीजेपी के साथ जाना ज़्यादा पसंद करता है कई बार। तो ये एक हार्ड रियलिटी है जिसको ब्लंट करना पड़ेगा विपक्ष को आने वाले दिन। ठीक बात है। अगर मोदी के और सरकार के लिहाज से देखें तो पिछले कुछ दिनों में जब से ये सर्वे आया है उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए उसमें देखा जाए तो एक तरह का पैनिक नज़र आ गया। जैसे प्रधानमंत्री के पद पर बैठे, पहली बात तो एक प्रधानमंत्री ने एक बड़ा मौका उपलब्ध करवाया है जर्नलिस्टों को कि फैक्ट चेकिंग की पूरी एक नई विधा चल रही है, तो उनके जब वो कुछ बोलते हैं तो फैक्ट चेकर लाइन लगा के बैठ जाते हैं कि कुछ नया मिलेगा मसाला चेक करने के लिए। एक तो ये हो गया है। तो उन्होंने मनमोहन सिंह को कोट करते हुए कहा, हालांकि अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो मनमोहन सिंह का बयान एकदम अलग कॉन्टेक्स्ट में है, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार प्रचारित करती है कि उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। वो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और गलत बात है। अगर आप पूरा मनमोहन सिंह का बयान देखेंगे, क्योंकि वो धीरे बोलते थे और आराम से दो शब्दों के बीच में जो फुल स्टॉप था वो बहुत लंबा है, तो उसको इस्तेमाल करके और कट करके जिस तरह से पेश किया गया वो पूरी तरह से गलत था। उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में इस्तेमाल किया और बहुत सीधे टर्म में इस्तेमाल किया कि मनमोहन सिंह कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है, मैं कहता हूं कि इस देश के संसाधनों पर हिंदुओं का हक है, 85% लोगों का हक है। सीधे सीधे इस टर्म में प्रधानमंत्री का बात करना कि मैं 85% हिंदुओं की बात करता हूं, ये उस पैनिक को या अंदर किसी तरह को से रैटल एक पॉलिटिशियन का इशारा करता है। वेल आई थिंक एक तो ये जो कास्ट सेंसस को लेके इतना जो रिलक्टेंस था इसको रिलीज़ करने में सरकार का, वो अपेरेंट है, जैसे कि पैनल ऑलरेडी बता चुका है कैसे यूज़ हो सकता है पॉलिटिकली। आई थिंक ये एक साइन ऑफ डेस्परेशन है। एक स्पीच जो आपने बोली और जो कोट कर रहे हैं ट्विटर पे भी काफ़ी लोग वो क्लिप, लेकिन उसके अलावा जो मोदी जी की जो स्पीच थी ना कि हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, बेसिकली वो समाज बांटना कहते हैं, तो उनका सेंस होता है वहाँ। तो क्लियरली जो वो कंसोलिडेशन, जो हिंदू कंसोलिडेशन था, जो अनप्रेसिडेंटेड अंडर मोदी हुआ है, वो पहली बार हुआ है। और अगर बैक टू कास्ट पॉलिटिक्स जिसको कहा जा सकता है चला गया, तो इनका ये पूरा, उनका जो पूरा ढांचा है भाजपा का, जो गवर्नेंस, या गवर्नेंस नहीं बोलूँगा, उनका जो बुलिंग का ढांचा है कि पूरा कैप्चर कर लो सब पावर, वो जिस फंडामेंटल पर टिका हुआ है, कास्ट सेंसस जैसी चीज़ें, अगर उसको वेपनाइज कर लिया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। इनफैक्ट जब ये निकला था उस रात, अगर आपको याद हो, इसको लेके काफ़ी प्राइम टाइम डिस्कशंस हुई थी, और उन प्राइम टाइम डिस्कशंस में पहली बार बीजेपी के लोग बैकफुट पे लग रहे थे। तो मेरा तो ये स्पेकुलेशन है, इन्होंने जो पूरा टेररिज्म का एंगल किया है वो उससे हेडलाइंस, क्योंकि हेडलाइन मैनेजमेंट प्राइमरी है, तो आई थिंक तो उसको लेकर पैनिक तो क्लियरली है। अब बाकी स्टेट्स में रेप्लिकेट होगा कि नहीं, कल हमने हफ्ता रिकॉर्ड किया था, तो एक स्कॉलर प्रोफेसर रविकांत, जो बफलो इंटेलेक्चुअल के नाम से एक पॉडकास्ट चलाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा विश्लेषण एनालिसिस किया था इसका कि कैसे हिस्टोरिकली ब्रिटिश ने कास्ट सेंसस शुरू किया था,
ये देखने के लिए कि बॉस जब हमें यहाँ पर राज करना है, क्योंकि उनके हिसाब से उनका यह अनुमान था कि 30% ब्राह्मण है, क्योंकि हर जगह उनको ब्राह्मण ही मिलते थे पोजीशंस Powerful ऑफ पावर positions में। पे, हाँ। तो जब उन्होंने सेंसस किया उनको पता चला कि ब्राह्मण तो सारा 5% भी नहीं है। तो तब कास्ट उनको सेंसस समझ में आया कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है यहाँ। कि सब इन्होंने सब घेर के रखा हुआ है। तो ये कास्ट सेंसस उन्होंने शुरू किया था। ये एक्चुअली कल मुझे पता चला, प्रोफेसर साहब ने जब समझाया कि बॉस हमें अगर इस एरिया में हमें राज करना है तो किस कम्युनिटी को खुश करके, किस कम्युनिटी के लोग वहाँ पर, तो अब उन्होंने चालू किया। फिर वो चले गए 47 में। नेहरू का ये कोशिश था कि हमें कास्ट सेंसस रोक दे, साइड कर दे, हाँ। क्योंकि अब उनकी ये थी कि भाई ये बांटेगा इंडियन समाज को, ये आइडेंटिटी वो। एक क्रिएट करने लेकिन ये कांग्रेस के लिए कन्वीनियंट भी था, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत ऑल एनकम्पसिंग अम्ब्रेला पार्टी थी, उसमें सब, क्योंकि तब और उस वक्त के अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें, आज़ादी के बाद से अगले 30-40 साल तक कभी भी राइट विंग उदय इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि मुस्लिम लीग और जिस तरह से बंटवारा हुआ था, कांग्रेस वॉज ए हिंदू पार्टी। या वो उनको आरोप लगाते थे कि ये हिंदू पार्टी है। हाँ। तो कांग्रेस को ये बताने की जरूरत नहीं थी कभी, साबित करने की नहीं हम ये करते हैं या वो वो करते pressure हैं। ही और नहीं। नेहरू वॉज ए वेरी वेस्टर्नाइज साइंटिफिक सोच वाला व्यक्ति, तो Exactly. उसको लगता था इस समय डैम्स बनाना, न्यूक्लियर प्लांट बनाना ये ज़रूरी है और ये बकवास चीज़ें हैं। ये मतलब मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक बात मुझे याद आ रही, 2015 का जो विधानसभा चुनाव है, जो आपको याद होगा, जो पहला टेस्ट ऑफ सक्सेस या डिफीट का जो मोदी को या विपक्ष को टेस्ट ऑफ सक्सेस मिली थी, जब आरजेडी और ये मिल के लड़े थे नीतीश। 15 वाला है, तो उस वक्त जब अरुण जेटली वहाँ जाते थे और हमें बताते थे पत्रकारों को, तो साफ ऐसा लगता था कि नहीं, बीजेपी जीत जाएगी, चुनाव जीत रही है। लेकिन जैसे ही एक बयान आया कि वो आरक्षण वाला जो बयान था, और उसके बाद वो मोहन भागवत का, तो उसके बाद वो फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया। तो ये डर बीजेपी को होता कि फॉरवर्ड बैकवर्ड होने का मतलब बेचारा 17-18% मुस्लिम तो बैठा ही हुआ है। हाँ, है ना? एग्जैक्टली ये उनका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इनफैक्ट तो इट इज़ वेरी, दैट्स व्हाई जो मैं बोल रहा था, मनरेगा का भी आज जो दिल्ली में आके ममता बनर्जी के लोगों ने किया है, वो इसलिए उन्होंने किया है क्योंकि उसका उनको लगता है कॉन्टेक्स्ट कि समझना हाँ, जरूरी है। प्रोफेसर, हाँ। एक्चुअली मैं कल भी जो इस पर जो बात हो रही थी हफ्ता पे, कि मैं स्कूल में था जब ये मंडल कमीशन हुआ था, और अब हमारा न्यूज़ लॉन्ड्री हर साल वो एक डेटा इकट्ठा करता है कि किस न्यूज़ रूम में क्या है कास्ट, डेमोग्राफिक, लीडरशिप रोल्स में। तब किसी थॉट थ्रू पोजीशन नहीं थी, डिफ़ॉल्ट पोजीशन सबकी थी जो पब्लिक स्कूल में, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़ते थे, कि भाई हम एंटी रिजर्वेशन ये अनफेयर है। क्योंकि किसी ने इसका विश्लेषण उस तरह नहीं किया था कि भाई वाई इट्स नेसेसरी, क्योंकि सारे मीडिया के लीडरशिप रोल्स प्रिविलेज कास्ट से थे, पूरा नैरेटिव प्रिविलेज कास्ट के नज़रिए से था। ठीक। इनफैक्ट मैनी पीपल एट दैट टाइम जो एंटी रिजर्वेशन थे, आज वो 40-50 साल के हो गए हैं, आज उनका पोजीशन उस पर पूरा रिवर्स हो गया। हाँ। लेकिन उन दिनों क्योंकि नैरेटिव ये था ना। इवन 2006 में जब अर्जुन सिंह ने कहा, और मैं उसे कवर करता था एनडीटीवी के लिए, तो जो बच्चे थे, तो हमने कहा प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सीटें कम नहीं होंगी। प्राइम मिनिस्टर वेंट उसके ऑन लिए अलग रिकॉर्ड से टू से, सीटें बनाई उन्होंने कहा कि जाएंगी। आपकी सीटें कम नहीं होंगी, हम सीट, तब भी वो कहते नहीं, तब भी डाइल्यूशन ऑफ एक्सीलेंस है और ये है वो है, और उसमें फिर हमने देखा ही उसके बाद। तो इस पॉडकास्ट के वीडियो का हिस्सा हम यहाँ पर रोकेंगे, लेकिन ये पॉडकास्ट जारी रहेगा। आप एप्पल, जहाँ पर भी, गूगल पॉडकास्ट और हमारी वेबसाइट पे जहाँ पर भी इस पॉडकास्ट को आप सुनते हैं, वहाँ पर इसको पूरा सुन सकते हैं। पॉडकास्ट सुनिए। और जाते जाते एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी अपना नया सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर चुका है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा इस टारगेट जो है 800 नए सब्सक्राइबर्स का इस महीने में, उसको पूरा करने में मदद करें। धन्यवाद। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।